हेलो बच्चों। आज हम 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित रचना के आधार पर वाक्य भेद विषय का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है उसे वाक्य कहते हैं। और वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए या बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। बच्चों, यह सब आप अपनी पूर्व कक्षाओं में अध्ययन कर ही चुके हैं। अब इस कक्षा में वाक्य की भेद रचना के आधार पर सम्मिलित है, जिसकी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और समझेंगे। बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद किए गए हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आगे अब इन तीनों प्रकार के वाक्यों को पूर्ण रूप से समझेंगे। बच्चों, वाक्य भेद रचना का पहला भेद है सरल वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है और एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य या फिर सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। उद्देश्य को आप लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। विधेय को प्रेडिकेट और क्रिया को वर्ब। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे राम गेंद से खेलता है। तो राम उद्देश्य हुआ, गेंद से खेलता है विधेय है और खेलता है क्रिया है। तो आपने देखा कि सिंपल सेंटेंस या सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय और एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसी भी संयोजक शब्द या फिर कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता। कंजंक्शन शब्द कौन कौन से होते हैं? और, तथा, किंतु, बल्कि, फिर, इसलिए आदि। इन्हें हम एक उदाहरण से समझते हैं। वह पुस्तक खरीदने बाजार गया। तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो। बच्चों, आपने यहाँ देखा, यहाँ पर हमने किसी भी संयोजक शब्द का प्रयोग नहीं किया है और वाक्य में एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय और एक ही क्रिया का भी प्रयोग किया गया है। ऐसे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। बच्चों, वाक्य भेद रचना का दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हों उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन वाक्यों में दो या अधिक स्वतंत्र वाक्य या फिर उपवाक्य कंजंक्शंस जैसे या, किंतु, अन्यथा जैसे समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े रहते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। बच्चों, ध्यान देने की बात यह भी है कि इन वाक्यों में प्रत्येक स्वतंत्र उपवाक्य अपने आप में पूर्ण अर्थ का बोध कराने में सक्षम होता है, अर्थात उनका अलग अलग अर्थ होता है। जैसे अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करें, दो सेंटेंस लेते हैं, मैं घर गया, और दूसरा सेंटेंस लेते हैं, पढ़ने बैठ गया। देखा जाए तो इनके अपने अपने अलग अलग अर्थ हैं और हमें समझ में भी आता है कि ये क्या कह रहे हैं। लेकिन अगर हम इन्हें किसी समुच्चय बोधक अवयवों के द्वारा जोड़ देते हैं तो ये एक संयुक्त वाक्य का निर्माण कर देता है। तो अगर हमने इसे और समुच्चय बोधक से जोड़कर लिखा तो क्या हुआ? मैं घर गया और पढ़ने बैठ गया। इसी तरह से छात्र कक्षा में नाच रहे हैं और गीत गा रहे हैं। ये सारे वाक्य जो कि समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं लेकिन अपने आप में एक स्वतंत्र अर्थ का बोध कराने में भी सक्षम होते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। बच्चों, वाक्य भेद रचना का तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हों और जो किसी व्यधिकरण योजक के द्वारा जुड़े हों तथा इन उपवाक्यों में एक
प्रधान उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य क्या हो, गौण हो, अर्थात प्रधान उपवाक्य पर निर्भर हो, उसे क्या बोलते हैं हम, मिश्र वाक्य। गौण वाक्य को क्या बोला जाता है, आश्रित उपवाक्य। बच्चों, मिश्र वाक्य प्राय व्यधिकरण योजक जो कि ज से शुरू होते हैं, जैसे जो सो, जो वह, जैसा वैसा, जिसकी उसकी आदि से जुड़े हुए होते हैं। एक उदाहरण से हम समझते हैं। जब वह स्टेशन पर पहुंचा तब मैं उससे मिला। कब मिला उससे, जब वह स्टेशन पर पहुंचा। तो एक दो उपवाक्य, जब वह स्टेशन पर पहुंचा और मैं उससे मिला, व्यधिकरण योजक जब और तब के साथ जुड़े हुए हैं और मिश्र वाक्य बनाते हैं। इस तरह से अब तक हमने तीनों उपवाक्यों के भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्यों के बारे में समझा। अब आगे समझते हैं कि प्रधान वाक्य और गौण या फिर आश्रित उपवाक्य को हम कैसे पहचानेंगे। बच्चों, अब यह जानते हैं कि वाक्य में हम प्रधान और आश्रित उपवाक्यों की पहचान कैसे करेंगे। उसके पहले यह जान लेते हैं कि उपवाक्य कहते किसे हैं। ऐसा पद समूह उपवाक्य कहलाता है जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो तथा जिसमें उद्देश्य एवं विधेय दोनों होते हैं। बच्चों, मुख्य तथा आश्रित उपवाक्यों की पहचान कुछ दृष्टि से ऐसे भी कर सकते हैं कि आश्रित उपवाक्य वाक्यों के आरंभ में, मध्य में या अंत में कहीं भी आ सकते हैं। वाक्य में मुख्य उपवाक्य की क्रिया ही मुख्य होती है और वाक्य में जो आए आश्रित उपवाक्य होते हैं वो समुच्चय बोधक अव्ययों शब्दों जैसे कि, जिसने, जो, जिसमें, जहां, परंतु आदि से जुड़े रहते हैं। हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे, यदि अच्छी वर्षा होती तो अच्छी फसल होती एक मिश्र वाक्य है। उसी का हम सरल वाक्य बना के क्या लिखेंगे, अच्छी वर्षा होने पर अच्छी फसल होती। यहाँ आप देखते हैं कि यहाँ वर्षा होती क्रिया सरल वाक्य में बदलने पर बदल गई, जबकि फसल होती क्रिया सरल वाक्य में बदलने पर भी नहीं बदली। ध्यान देने की बात यह है कि इस प्रकार मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलकर जब हम लिखते हैं तो उपवाक्य की क्रिया बदल जाती है, वह आश्रित उपवाक्य है, और जो क्रिया नहीं बदलती वह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य कहलाता है। इस तरह से हम किसी भी वाक्य में आश्रित उपवाक्य को पहचान सकते हैं। अब समझते हैं कि वाक्य में आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं। वाक्य में आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो सबसे पहले हम संज्ञा उपवाक्य के विषय में समझते हैं कि संज्ञा उपवाक्य की पहचान हम कैसे करेंगे। प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर जो उपवाक्य प्रयोग किया जाता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। इसमें आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्म का काम करता है। बच्चों, जब भी हमें कोई भी वाक्य मिले तो और उसमें हमें संज्ञा उपवाक्य की पहचान करनी है तो वाक्य की क्रिया पर क्या शब्द से प्रश्न करना चाहिए। क्या के उत्तर में जो उपवाक्य मिलता है वही संज्ञा उपवाक्य कहलाता है और यह उपवाक्य की अव्यय से जुड़ा हुआ होता है। जैसे, मुझे मालूम है कि लोग मुझे पसंद नहीं करते। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हम इस वाक्य की पहचान करें तो उसकी क्रिया पर क्या शब्द से प्रश्न करते हैं। तो हमने प्रश्न किया कि मुझे क्या मालूम है, तो मुझे मालूम है कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, और ये वाक्य की अव्यय से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य की पहचान आसानी से आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। उपवाक्य का तीसरा भेद है क्रिया विशेषण उपवाक्य।
जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता है तब उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण उपवाक्य। जैसे, जब तुमने उसे आदेश दिया था तब मैं यहाँ नहीं था। उपयुक्त उदाहरण में जब तुमने आदेश दिया था क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हुआ? क्रिया विशेषण उपवाक्य। बच्चों, एक बात और ध्यान रखने की है इसमें कि इसके जो प्रश्न सूचक बोधक शब्दों के द्वारा इसको हम पहचान सकते हैं। जैसे कब, कहाँ, कैसे, कितना आदि का उत्तर मिलने पर जो हमें उत्तर वाक्य से मिलता है वही वाक्य उपवाक्य होता है। जैसे, जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। अगर हम इसमें प्रश्नसूचक शब्दों को लगाएं कि मेंढक कब बोलते हैं, तो उत्तर आता है जब पानी बरसता है। तो जब पानी बरसता है क्या हुआ? क्रिया विशेषण उपवाक्य। बच्चों, क्रिया विशेषण उपवाक्य भी 5 भागों में विभक्त होता है: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और परिणामवाचक। आगे हम इसके बारे में भी जानेंगे और समझेंगे। बच्चों, जिस तरह क्रिया विशेषण क्रिया के घटित होने के समय, स्थान, रीति, परिमाण और परिणाम संबंधी विशेषता को बताता है, उसी तरह क्रिया विशेषण उपवाक्य भी क्रिया की इन्हीं विशेषताओं को बताता है। सबसे पहले है कालवाचक उपवाक्य। तो यह क्रिया के समय की विशेषता को बताता है और इसमें जब, जैसे ही आदि अवयवों का प्रयोग हम करते हैं और इसका पता क्रिया पर कब प्रश्न के उत्तर से हमें मिल जाता है। जैसे, जब तुम आओगी तब हम खाना खाएंगे। दूसरा भाग है स्थानवाचक उपवाक्य। जब क्रिया होने के स्थान की विशेषता का पता चले वहाँ क्या होता है? स्थानवाचक उपवाक्य। जहाँ, जिधर, जिस आदि अवयवों का प्रयोग हम ऐसे स्थानवाचक उपवाक्यों के लिए करते हैं और इसका पता क्रिया पर कहाँ प्रश्न के उत्तर से हमें मिल जाता है। जैसे, जहाँ तुम जाओगे मैं भी वहाँ आऊँगा। तीसरा है रीतिवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य। रीति का क्या अर्थ होता है? ढंग या तरीका। तो जब क्रिया करने के ढंग या तरीके का पता चले वहाँ क्या होता है? रीतिवाचक उपवाक्य। और इसे हम जैसा, जिस तरह, जैसे आदि अवयवों का प्रयोग करके पहचान सकते हैं। जैसे, वह ऐसे चल रहा था जैसे कोई बीमार चलता हो। चौथा है परिमाणवाचक उपवाक्य। इन उपवाक्यों का पता क्रिया पर कितना प्रश्नवाचक शब्द के उत्तर में मिल जाता है, क्योंकि यह क्रिया के परिमाण या मात्रा का पता हमें बताते हैं। इन उपवाक्यों में हम जितना, खूब, जितनी आदि अवयवों का प्रयोग करते हैं। जैसे, कल मैंने इतना खाया जितना कोई नहीं खा सकता। यहाँ पर हमने परिमाण के लिए क्या लगाया? जितना। तीसरा भाग है इसका परिणामवाचक उपवाक्य। परिणामवाचक उपवाक्य इन उपवाक्यों तथा वाक्य के प्रधान उपवाक्य के बीच क्या होता है? कार्य कारण का संबंध होता है। प्रधान उपवाक्य किसी कार्य को व्यक्त करता है और आश्रित उपवाक्य उसका कारण होता है। जैसे, क्योंकि उसके कान में दर्द है इसलिए वे डॉक्टर के पास नहीं गई। इस तरह से अब तक हमने बच्चों क्रिया रचना वाक्य के आधार पर जो भेद थे उनके बारे में विस्तृत जानकारी हासिल कर ली है। आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें और समझें।